जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही किसी कारण से। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों आज आज से इस चैनल पे आपको डेली वीडियोस मिलने लगेगी। जैसा कि हमने 14 अगस्त को किया था ट्विटर अभियान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के लिए, तो लगभग ये अभियान सफल रहा। आशा है कि ये भर्ती जल्द ही आएगी। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को जारी रखें, भर्ती कभी भी आ सकती है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। तो फसल चक्र होता क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। निश्चित समय निश्चित क्षेत्र पर दो या दो से अधिक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना कि जिससे कि मृदा की उर्वरा क्षमता बनी रहे। यानी कि ये ले लिया, एक खेत ले लिया हमने, इसके अंदर खरीफ के अंदर तो कर दी थी हमने मूंग की बुआई, जो कि एक दलहनी फसल है। और दलहनी फसलें क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण सर्वाधिक करती है, क्योंकि उनके अंदर जड़ों के अंदर राइजोबियम नामक एक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जबकि रबी के अंदर बो दी हमने एक अनाज वाली फसल, कौन सी? अनाज वाली, गेहूं की। और गेहूं की ये अनाज वाली फसल होती है, ये क्या करती है? नाइट्रोजन का ह्रास सर्वाधिक होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी इस फसल के द्वारा भूमि के अंदर हो जाती है। प्रथम वर्ष हमने बो दिया था मूंग, मूंग के बाद बो दिया था गेहूं, और फिर गेहूं के बाद में बो दिया मूंग। तो इससे क्या है, भूमि के अंदर जो पोषक तत्व होंगे उनका अनुपात बना रहेगा, जिससे कि भूमि की उर्वरा क्षमता भी बनी रह सकती है। इसी प्रकार से खेती करने की तकनीक को फसल चक्र कहते हैं। हम बात कर लेते हैं कि फसल चक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो फसल चक्र टेक्निक के हिसाब से अलग अलग हम अपने अपने हिसाब से बहुत से हो सकते हैं। जैसे कि एक वर्षीय फसल चक्र हो गया मूंग और गेहूं, मूंग के बाद में गेहूं की खेती कर ली, यानी कि मूंग हो गया दलहनी, गेहूं हो गई अनाज वाली फसल। और द्विवर्षीय फसल चक्र की बात करें तो इसमें मूंग हो गया फिर से दलहनी, और उसके बाद में अनाज वाली, अनाज के बाद तिलहन वाली, तिलहन के बाद में दलहन वाली फसल हो गई। उसके बाद में बात करें बहुवर्षीय फसल चक्र, यानी कि मूंग बोया, मूंग के बाद में बो दी गन्ना, गन्ना के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मक्का। तो इस प्रकार से हम बहुवर्षीय फसल चक्र अपना सकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता बनी रहे। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम फसल चक्र के सिद्धांत, यानी कि फसल चक्र किस प्रिंसिपल्स पे कार्य करता है। तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ों वाली फसलों का चयन करना। जिससे कि अगर हम गहरी जड़ों वाली फसल बोएंगे तो जो भूमि के अंदर नीचे तक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अवशोषण कर लेगी। और फिर अगली बार जब हम उथली जड़ों वाली फसल बोएंगे, जैसे कि इसकी जड़ें यहाँ तक ही जाती है, तो जो ऊपर तक के न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको भी ये अवशोषित कर लेगी, जिससे कि भूमि की उर्वरता क्षमता बनी रहेगी। जैसे कि एक बार तो हमने गहरी जड़ों वाली फसल बो ली और दूसरी बार उथली जड़ों वाली फसल बो ली, तो फिर से हम इस चक्र को अपनाएंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति बने रहेगी और जो न्यूट्रिएंट्स का अनुपात है वो समान बना रहेगा। फिर अगला प्रिंसिपल से कम जल चाहने वाली फसलों के बाद अधिक जल चाहने वाली फसलों का चयन करना। जैसे कि अगर हमने अधिक जल चाहने वाली फसलों का प्रयोग किया सबसे पहले, तो और फिर एक बार फिर से उसी के बाद अधिक जल चाहने वाली फसलों का प्रयोग कर ले, तो भूमि के अंदर जल निकास की आवश्यकता पड़ जाएगी और ज्यादा जल इकट्ठा हो जाता है, तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म होने लगती है और जो पोषक तत्व होते हैं वो भूमि के नीचे निचले स्तर में चले जाते हैं, जिससे कि फसल का उत्पादन कम होता है। तो इसलिए हमें कम जल चाहने वाली फसलों के बाद अधिक जल चाहने वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला है अधिक पोषक तत्व व प्रकाश चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व व प्रकाश चाहने वाली फसलों का चयन करना है। यानी कि जब हम अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल बोते हैं और उसके बाद में फिर से अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल बो देते हैं, तो जो भूमि के अंदर पोषक तत्व होंगे उनका सबका अवशोषण वो फसल कर लेगी और भूमि की उर्वरा क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए हमें अधिक तत्व चाहने वाली फसल के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल का चयन करना चाहिए, जिससे कि भूमि की उर्वरा क्षमता बनी रहे और पोषक तत्वों का भी स्तर समान बना रहे। फिर अगला प्रिंसिपल है दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों का प्रयोग करना है। यानी कि जब हम दलहनी फसलों का प्रयोग करते हैं, यानी कि दलहनी फसलों की जो जड़ें होती है उनके अंदर राइजोबियम नामक एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है, जिससे कि भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। और उसके बाद में अगर हम अदलहनी फसलों का प्रयोग करते हैं, तो अदलहनी फसलें होती है जिनको नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है, जिससे कि ये भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी कर देते हैं। इस कारण से दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों का वही करते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरा क्षमता बनी रहे और फसलों को पोषक तत्व भी आसानी से मिलते रहे। फिर अगला है फसल चक्र का प्रारंभ खरीफ ऋतु से करते हैं।
यानी कि जब हम फसल चक्र की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले खरीफ ऋतु वाली फसलों का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फसल चक्र के प्रयोग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ती है इससे, और सेकंड है मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा का सुधार होता है। अगला है रोग और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है, और खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।